मैं हूं प्रियंका एंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद ट्विंस पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स के थर्ड यूनिट को स्टार्ट किया था जिसका नाम है कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो उसी के क्रम में आज उसका 11th लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं क्या, ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप बुक में चेक करेंगे तो आपको ये 7वां चैप्टर यानी 7th चैप्टर के नाम से ये जो टॉपिक है वो मिलेगा क्या, ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स, यानी कि बुक में आप देखेंगे तो 7th चैप्टर है और अगर यूनिट्स के हिसाब से देखेंगे तो यूनिट 3 के क्रम में एक टॉपिक है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ये लेक्चर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, खुद मुझे पढ़ाने में बहुत मज़ा आने वाला है, तो आपको पढ़ने में कितना मज़ा आएगा। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो देखिए, ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर और कोऑर्डिनेट्स समझने से पहले हमें ऑर्थोगोनल को हटाइए, पहले हमें कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स को समझना होगा कि ये क्या होता है। और इसको समझने से पहले हमें थोड़ा बहुत पीछे की जो चीज़ें हमने इसके पिछले वाले क्लासेस में लेक्चर्स में जो भी हमने पढ़ा थोड़ा बहुत उसको रिकॉल करेंगे और उससे इसको रिलेट करेंगे और फिर हम अच्छे से समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा। इसलिए स्टार्टिंग में मैं आपको कुछ चीज़ें जो कॉन्सेप्ट आप पहले से ही समझ चुके होंगे उसको ही थोड़ा बहुत यहाँ समझाऊंगी, क्योंकि उसको रिलेट करके ये हम समझेंगे। यानी कि मैं अभी आपको जो समझा रही हूँ बस उसको आप समझते जाइए, उसके बाद ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर मैं जो समझाऊँ वो समझ में आ रहा है तो ये समझना कोई भी बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि जब हम 2D में देखते हैं तो कार्टेशियन 2D में भी हो सकता है, यानी एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, यानी एक्स वाई 2D की बात पहले कर लेते हैं कि 2D क्या होता है और 3D क्या होता है, जो कि आप अच्छी तरीके से इससे भली भांति परिचित होंगे। बट फिर भी मैं यहाँ पे फिर से एक बार रिकॉल करना चाहूँगी कि अगर 2D में आपको कोई चीज़ मतलब 2D में हो तो उसको आप जब सॉल्व करते हैं तो किससे करते हैं, एक तो कार्टेशियन से कर सकते हैं, फर्स्ट कार्टेशियन, यानी कि एक को हम मान लेंगे x और एक को मान लेंगे y। ये क्या होगा, ये 2D हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम क्या करें, किसी पॉइंट को हमें अगर खोजना रहता है तो मान लीजिए इस पॉइंट को हमें लोकेट करना है। इस पॉइंट का नाम क्या है, P है, और जिसको हम क्या लिख सकते हैं, x और y लिख सकते हैं। जहाँ x क्या होता है, ओरिजिन से x डिस्टेंस होती है, यानी x यूनिट चलते हैं हम। और फिर क्या करते हैं, इस पॉइंट में पहुंचने के लिए ओरिजिन से पहले x डिस्टेंस चलते हैं, पहले x वाला देखते हैं तब y वाला देखते हैं, फिर वहां से हम क्या करते हैं, y डिस्टेंस यानी y यूनिट चलते हैं। यहाँ पे x यहाँ पे आएगा, फिर y यूनिट चलते हैं और पॉइंट P पे पहुंच जाते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन में अगर किसी पॉइंट को लोकेट करना रहता है तो ऐसे हम लोकेट करते हैं। पर 2D में एक और हमने देखा था जिससे हम 2D में डिनोट कर सकते हैं। एक क्या देखा था, पोलर। आपको याद होगा पोलर कोऑर्डिनेट्स, ये भी क्या होता है, ये भी 2D को ही दिखाने के लिए हम लोग करते हैं। क्या होता है उसमें, मान लीजिए हमें कोई पॉइंट यहाँ पे लोकेट है, उस पॉइंट को हमें क्या खोजना है कि पॉइंट कहाँ है स्पेस में। तो पहले क्या करते हैं, वहाँ पे समझ लीजिए कि हमने एक कर्व ड्रॉ किया, तो उस कर्व की कोई रेडियस होगी, तो जो ओरिजिन होता है वहाँ से उसकी रेडियस मान लेते हैं। ठीक है, रेडियस फिक्स होगी और ये भी क्या होगा, और ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, और ये हो जाता है आर। तो अगर हम आर और थीटा पता है, यानी कि उस ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस पता है पॉइंट पी की, और हमें थीटा पता है, तो इस पॉइंट को हम खोज सकते हैं कि पॉइंट कहाँ है। अगर क्या हो, थीटा बढ़ जाएगा तो ये पॉइंट इधर चला जाएगा, फिर यहाँ आर इधर चला आएगा। ठीक है, यानी कि हम इस तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आपको पॉइंट पी को खोजना है तो आप कार्टेशियन सिस्टम से खोजिए। ये तो या तो आप x डिस्टेंस चलिए, फिर वहाँ से y डिस्टेंस चलिए, तो भी आप पॉइंट P पे पहुँच जाएंगे। और पॉइंट P को अगर चेंज ना करें, पॉइंट P यहाँ पे भी है, तो भी आप पहुँच जाएंगे किससे, पोलर वाले से पहुँच जाएंगे। कैसे, हमें इससे थीटा पता है कि कितने हैं, मान लीजिए कि 30 डिग्री पे है, यानी 30 एंगल पे है, और फिर मान लीजिए कि r कुछ दूरी है, तो हम ये दूरी जानते हैं और ये थीटा जानते हैं, तो भी हम डायरेक्ट इस ओरिजिन से पॉइंट P पे पहुँच जाएंगे। यानी कि हमें r थीटा पता हो या फिर x y पता हो 2D में, तो हम 2D में इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं या फिर किसी भी स्पेस में जो पॉइंट है उसको लोकेट कर लेते हैं, पर 2D में। ठीक है, 2D में हम ये क्या करते हैं, मैं आपको ये सब इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि जब हम 3D में चलेंगे तो आप 2D को समझ चुके रहेंगे, तो 3D में समझना आपके लिए थोड़ा सा कह सकते हैं आसान हो सकता है। ठीक है, डायरेक्ट हम 3D पे चले तो आपको समझने में थोड़ी बहुत कठिनाई हो सकती है, इसलिए मैं पहले 2D का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करना चाहती हूँ। ठीक है, और एक और चीज़ देखते हैं। अब चलिए हम क्या करते हैं,
हम देखते हैं कुछ और चीज़ें इसमें देख लेते हैं, ठीक है। ये 2D है, इसमें देख लेते हैं कि अगर हम r को कांस्टेंट कर लेते हैं, r को क्या कर लेते हैं, कांस्टेंट अगर कर लेते हैं तो क्या होगा। यानी कि मान लीजिए कि ये r इज इक्वल टू 5, यानी 5 ना बढ़ेगा ना घटेगा, ठीक है। ये क्या है, 5 है। अब हमें क्या करना, हमने 5 को क्या किया, कांस्टेंट, यानी कि r को हमने कांस्टेंट कर लिया। और थीटा यानी कि हम कुछ भी रख सकते हैं, 30 डिग्री रख सकते हैं, 40 डिग्री रख सकते हैं, 60 डिग्री रख सकते हैं, कितना भी रख सकते हैं। पर ये दूरी क्या है, हमारी फिक्स हो चुकी है कि इसको हमने कांस्टेंट किया। तब आपको फिगर कैसा मिलेगा, देखिए ये दूरी तो आपको 5 रखना है, 5 आप इधर से इधर 5 रखें, या फिर क्या करें, कहीं से भी ओरिजिन से जो 5 है यानी कि 5 है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए हर जगह। यहाँ से 5 उतनी दूरी होनी चाहिए, यहाँ से 5 उतना है। यानी कि एंगल हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं एंगल को। पर ये जो 5 है यानी कि ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और सारे पॉइंट को मिलाएंगे तो क्या हमें मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा, ठीक है। यानी अगर हम r को कांस्टेंट कर लेते हैं, यानी 5 ही रहेगा, यहाँ से 5, यहाँ से 5, यहाँ से 5, यहाँ से 5, ये दूरी बढ़नी नहीं चाहिए। और सारे पॉइंट को मिलाएंगे तो एक प्रकार का हमें क्या मिल रहा है, कर्व मिल रहा है, ठीक है। पर हमने क्या किया, इसमें थीटा को कांस्टेंट नहीं किया, सिर्फ r को कांस्टेंट किया। यानी r को अगर हम कांस्टेंट कर लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक कर्व मिलता है, जिसे हम कहेंगे थीटा कर्व। क्योंकि हमने थीटा को क्या किया, कांस्टेंट नहीं किया, इसलिए हम इसे थीटा कर्व करेंगे। जस्ट इसके अपोजिट हम चलते हैं, ठीक है। जस्ट इसके अपोजिट चलते हैं मतलब कि मान लीजिए पॉइंट पी पे हमें कोई चीज़ लोकेट करना है, ठीक है खोजना है हमें, ठीक है। अब मान लीजिए हमने क्या किया, थीटा खोजना नहीं है, ठीक, देखिए मैं खोजने की यहाँ बात नहीं करूँ, यहाँ पे ये चीज़ होगा कि मान लीजिए थीटा को हमने कांस्टेंट किया और ये चीज़ हमें दूरी हम बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं। तो आप ये कर सकते हैं, थीटा आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो आप ये कर लीजिए थीटा ये मान लीजिए इतना ही रहेगा। फिर अगले में अगर आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं, पर थीटा इतना ही रहना चाहिए। फिर आपका क्या करना है, हमने क्या किया, यहाँ पे थीटा क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। अब हमें क्या होगा, देखिए अब क्या होगा, उस समय हमें क्या मिलेगा, इतना छोटा हो सकता है। ये चीज़ जो आर की लेंथ है वो हम बढ़ा घटा सकते हैं। तो हम आर की लेंथ 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, फिर 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, जितना मन कर ले सकते हैं। पर थीटा हमें क्या करना, 30 डिग्री ही रखना है अगर कांस्टेंट करना है, यानी कुछ भी वैल्यू, बस इसको कांस्टेंट रहना चाहिए। मान लीजिए अगर 30 डिग्री रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ये तो कांस्टेंट है, ये क्या बढ़ सकता है, बढ़ सकता है, बढ़ सकता है, घट सकता है, बढ़ सकता है, यानी एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कहेंगे कि एक हमें आर जो मिलेगा उस टाइम स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो उस स्ट्रेट लाइन को हम एज ए कर्व भी देख सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर थीटा कांस्टेंट रहेगा तो आर कर्व मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया देखिए मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ कि ये अभी आगे जब मैं आपको कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स बताऊंगी तो इसका हमें यूज़ होगा, ठीक है, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने इसको आपको समझा दिया। पर हमें वहाँ 3D में ज़रूरत पड़ेगी, पर 2D में ही, पहले मैं 2D में आपको समझा लूँ तब तो मैं 3D में चलूँगी, तब आपको आसान हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ आपको याद रखना है कि फर्स्ट चीज़ आपको ये चीज़ रिमेंबर रखना है और आपको कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स समझना है, तो ठीक है। अब चलते हम लोग सेकेंड एक और चीज़ को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद अपने टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है कि देखिए देखिए ये क्या है, एक्स वाई, इस पॉइंट पे पहुंचे हम इस तरीके से पहुंचे, यानी कार्टेशियन है, ये कार्टेशियन है, ये पोलर है। तो कार्टेशियन से पहुंचे इस तरीके से, या डायरेक्ट हम ओरिजिन से पॉइंट पी पे पहुंच जाए, बात तो एक ही होती है। तो क्या हम चेंज कर सकते हैं एक्स वाई को, क्या हम आर थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि एक्स वाई को क्या, यानी हम कार्टेशियन को क्या पोलर में चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। और उसको मैंने चेंज करके भी आपको दिखाया था किसी लेक्चर में आपको, ठीक है। तो कैसे चेंज कर सकते हैं, ऐसे चेंज कर सकते हैं कि मान लीजिए सिर्फ आपको एक्स, यानी कि समझ लीजिए आपको एक चीज पता है, यानी कि पोलर वाला आपको पता है थीटा है और ये क्या है आर है, पर हमें एक्स वाई नहीं पता है। यानी कि हमें आर थीटा निकालना है, सॉरी आर थीटा पता है और एक्स वाई हमें निकालना है। तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए अगर हमें आर थीटा पता है और हमें एक्स वाई निकालना है तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। इस पे क्या कर देंगे, इसको लम डाल देंगे, ठीक है। देखिए हमें आर थीटा पता है, एक्स वाई नहीं पता, यानी कि हमें जो पोलर है उस पोलर से हम कार्टेशियन में जाएंगे, कार्टेशियन वाला हम लोग निकालेंगे एक्स वाई की क्या हो सकता है। यानी कि आप
कर सकते हैं पोलर से हम लोग कार्टेशियन में कोऑर्डिनेट्स को चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, हमें सिर्फ थीटा पता है और आर पता है। तो देखिए जो थीटा से लगा हुआ चीज़ होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कॉस कहते हैं, और जो ये दिया रहता है वेक्टर वो हमारा हो जाता है आगे, यानी इसको हम आर कॉस थीटा लिख सकते हैं। ये सब हमने आपको वेक्टर अलजेब्रा में अच्छी तरीके से समझाया, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी चलूँगी। कि आर कॉस थीटा हो जाएगा और इसके जस्ट यहाँ क्या हो जाता है, आर साइन थीटा हो जाता है, ठीक है। और हम जानते हैं ये लेंथ क्या है, इस लेंथ के बराबर हो जाएगी, इसलिए हम इसको भी आर साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या निकालना, अब हमें निकालना है, अब हमें क्या निकालना है, हमें एक्स वाई निकालना है। तो हम किस तरीके से एक्स वाई निकाल सकते हैं, अगर हम क्या करें, देखिए हमें क्या निकालना है, हमें एक्स और वाई निकालना है, ठीक है। तो एक्स वाई कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम देखिए एक्स वाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है उसको हम देखते हैं कि कैसे निकालते हैं, हमने पोलर में भी आपको बताया था। तो देखिए क्या होता है, ये जो होता है ओरिजिन से ये जो दूरी होती है ये क्या होती है, एक्स होती है, और ये ओरिजिन से क्या होती है, वाई होती है, यानी कि ये वाली दूरी कह सकते हैं या फिर ये वाली दूरी कह सकते हैं। देखिए हमें आर थीटा पता था तो हमने एक्स वाई निकाल लिया। ये क्या होती है, ये दूरी एक्स होती है और ये दूरी वाई होती है, ठीक है। यानी कि हमें पोलर पता था तो हमने कार्टेशियन निकाल लिया, ठीक है। यानी हम पोलर से कार्टेशियन में चेंज कर सकते हैं कोऑर्डिनेट को, और उसके जस्ट अपोजिट में हम लोग कर सकते हैं। अगर हमें एक्स वाई पता हो तो हम लोग आर थीटा भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं कि मान लीजिए हमें क्या पता है, हमें ये एक्स डिस्टेंस पता है और ये वाई डिस्टेंस पता है, इधर से वाई जाएगा बट इधर भी कर सकते हैं, ठीक है। एक्स डिस्टेंस पता है, वाई डिस्टेंस पता है, मान लीजिए इधर से ही करते हैं, वाई डिस्टेंस पता है और ये पॉइंट पी है, ठीक है। इतना हमें पता है और हमें आर और थीटा अब निकालना है, तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, इसको इसमें मिला देंगे और ये हमारी वाई डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें आर निकालना है। तो आर निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, यानी आर इज इक्वल टू रूट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ये तो आपने क्या निकाल लिया, आर निकाल लिया। वैसे आपको थीटा निकालना है, क्योंकि हम कार्टेशियन से आप क्या करें, पोलर में भी चेंज कर सकते हैं कोऑर्डिनेट को, और आप पोलर से कार्टेशियन में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे आपको एक्स वाई करके दिखाया, अब यहाँ दिखाते हैं। आर तो निकल गया, अब थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, थीटा निकालने के लिए सेम यही करेंगे। हम जानते हैं कि इसको कोई मान लीजिए कि हमें अज्ञात यानी कि जो हमें नहीं पता वो थीटा मान लेते हैं कि हमें क्या थीटा है, ठीक है। हमें थीटा निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं एक्स एक्स कॉस थीटा, इसको एक्स एक्स साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। किस तरह हमने लिखा, इस तरीके से हमने बस पाइथागोरस प्रमेय जब लगाते हैं तो ऐसे लिखते हैं ना, साइन थीटा इज इक्वल टू लिखते हैं क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेनस लिखते हैं, यानी परपेंडिकुलर यानी कि लम अपन कर लिखते हैं, ठीक है। और कॉस थीटा में अपन लिखते हैं बेस अपन हाइपोटेनस यानी आधार बटे कड़ लिखते हैं। उस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, वो निकाल सकते हैं थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा के रूप में आ जाएगा। फिर दोनों को हम क्या कर देंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा कर देंगे, हो जाएगा tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू जो आएगा फिर हम उधर से tan इनवर्स करके थीटा भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे समझाने का बस मेरा ये मतलब है कि अगर आपको कार्टेशियन में बस पता है आपको कोऑर्डिनेट्स, तो आप उसको चेंज करके पोलर में भी निकाल सकते हो। आपको पोलर में पता है तो आप कार्टेशियन में निकाल सकते हैं, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। देखिए पहले अब खोजते हैं डस्टर। ये मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ, मैं ये करूँ कि अगर आपको फॉर्मूला, तो हम चलिए फॉर्मूला जो हमने अभी निकाला उसको लिख लेते हैं कि कैसे मतलब है। देखिए देखिए ये मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर आपको x निकालना है या फिर y निकालना है, ठीक है, तो जो फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला हमने एक्स वाई करके आपको अभी निकाला कि पोलर में कैसे निकाल सकते हैं। देखिए उस समय हमें निकालना था अगर एक्स वाई, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, जो हमें फॉर्मूला निकला है हमारा एक्स वाई निकालने के लिए, जो हमारा फॉर्मूला एक्स वाई निकालने के लिए निकला है, जब हमने यहाँ पे निकाला, तो वो किसका, वो फंक्शन है एक्स, फंक्शन हो रहा आर एंड थीटा का, यानी आर थीटा में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और देखिए अब हमें y निकालना है, तो उस टाइम भी क्या आ रहा है, एक फंक्शन मान लीजिए आ रहा है, वो भी क्या हो, आर एंड थीटा का ही आ रहा है, ठीक है। या फिर हमें आर एंड थीटा निकालना है, आर या थीटा निकालना है, जो कि एक्स आर एंड थीटा निकालना है और हमें कार्टेशियन में दिया हुआ है, तो हमें आर थीटा निकालना, तो उस टाइम भी जो सूत्र आ रहा है आपका फॉर्मूला आ रहा है निकालने के लिए, वो भी वो क्या आएगा, वो एक्स वाई में आएगा, जो भी हमें फंक्शन मिल रहा है।
यानी हमने अगर इसका फॉर्मूला अभी आपको निकाला, एक्स वाई निकालना रहे, अगर आर थीटा दिया रहे, एक्स वाई हमें निकालना रहे, तो उस टाइम जो फंक्शन आ रहा है, जो सूत्र आ रहा है वो आर थीटा के टर्म में आ रहा है, और जब आर थीटा निकाले तो जो सूत्र आ रहा है वो एक्स वाई के टर्म में आ रहा है। तो इस चीज़ को भी आप यहाँ पे कर सकते हैं नोट, क्योंकि ये चीज़ भी हमें ज़रूरत देगी। ठीक है, ये चीज़ हम सब लिख लेते हैं। ठीक है, आर एंड थीटा, और ये हो जाएगा आर थीटा, और ये हो जाएगा एफ एक्स वाई एंड मान लीजिए जी है। ठीक है, और एक्स वाई दोनों एक तो रहेगा नहीं। ठीक है, ये मतलब यही कहना चाहती हूँ कि जब पोलर से, जब कार्टेशियन से पोलर में चेंज कर रहे हैं तो उस टाइम जो हमने फॉर्मूला निकाला पाइथागोरस प्रमेय करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सब किया, वो क्या होगी जब हम कार्टेशियन से पोलर में चेंज करें तो उस टाइम जो आ रहा है, जो फॉर्मूला आ रहा था, यानी जो हमने सॉल्व करके लिया वो आर एंड थीटा के टर्म में आ रहा था। और जब हमने पोलर से, यानी पोलर दिया हुआ आर थीटा दिया हुआ, उसको हम कार्टेशियन में चेंज करें तो उस टाइम जो फॉर्मूला आ रहा है उसमें क्या आ रहा है, एक्स वाई का टर्म रह रहा है। यानी कह सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू, कर सकते हैं कि जो उसका आ रहा है सूत्र वो फंक्शन आर थीटा का रह रहा है, और जो कार्टेशियन जब निकालना है तो और आर थीटा दिया रहता है तो उस समय क्या आ रहा है, एक्स वाई का फंक्शन आ रहा है। ये मैं आपको समझाना चाहती हूँ। ठीक है, ये कोई भी टफ चीज़ नहीं है, तो छोटे से आप जानते हैं। ठीक है, ये क्या, यहाँ पे दो चीज़ यहाँ पे नोट कर लीजिए। अब हम चलेंगे इसमें 3D में चलेंगे, और 3D में कुछ चीज़ों को समझेंगे, और फिर हम कर्वी लीनियर समझेंगे। देखिए मैंने डस्टर कहाँ रख दिया। ठीक है, अब कर्वी लीनियर का टर्न आता है, कर्वी लीनियर होता क्या है। ठीक है, इतना आप समझिए, और एक चीज़ को और नोट कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, सब कुछ ये सब सेटिस्फाइड कब करेगा, जब जो आर थीटा या फिर जो एक्स वाई है वो सब क्या होगा, यानी कह सकते हैं कि एक्स वाई एंड आर थीटा जो है वो क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, यानी कि उसका डिफरेंशिएशन हो जाना चाहिए आसानी से, तब ये सब चीज़ होगा फॉलो। ठीक है, ये क्या है 2D में। अब वैसे ही क्या चलते हैं 3D में चलते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे इसलिए समझा रही हूँ, उसके बाद आपको ऑर्थोगोनल कर्वी लीनियर अच्छे समझ में आएगा। उसको क्या कहते हैं, उसका कुछ कंडीशन होता है, किसी भी चीज़ को कर्वी लीनियर होने का या ऑर्थोगोनल होने का कुछ ना कुछ कंडीशन होता है, इसलिए मैं पहले आपको कंडीशन समझा रही हूँ। आप जब 3D पढ़ लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि सिर्फ हमने ये सब क्यों आपको बताया। ठीक है, तो चलिए 3D में चलते हैं। ठीक है, ये भी चीज़ याद रख लीजिए कि जब हमने एक को कांस्टेंट किया तो उसका अपोजिट वाला जो कांस्टेंट नहीं है उसका कर्व मिल रहा है हमें। ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रखना है, क्योंकि सेम हम 3D में भी यही करेंगे। ठीक है, अब 3D चलते हैं। देखिए 3D में क्या होगा, कार्टेशियन को 3D में कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा वाई, ये हो जाएगा एक्स, देखिए मैं एक्स, और ये हो जाएगा जेड। ये क्या हो जाएगा 3D में हम लोग चलेंगे, कार्टेशियन में हम लोग आराम से 2D और 3D में चले जाते हैं, कुछ करना नहीं रहता है, बस एक और बढ़ा देना रहता है। और ये क्या जो वाई, वही चीज़ अगर हम चलते हैं, जैसे उसमें एक पोलर लिया था हमने जो थीटा उटा के टर्म में था 2D में, इसमें हम लोग क्या लेंगे, जो थीटा के टर्म में हो, ऐसा कुछ हो जो कि 3D भी हो। उसके लिए हम क्या लेंगे, हमने दो चीज़ पढ़ा अब तक, क्या, एक स्फेरिकल पढ़ा और एक सिलिंड्रिकल पढ़ा। हमने दो पीछे इस पूरे ही कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल पढ़ा, जो कि वो भी क्या हो 3D को दिखाने के लिए, 3D के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने हमेशा से लिखा। तो यहाँ पे मैं मान लेती हूँ एक सिलिंड्रिकल मानेंगे, क्योंकि देखिए दोनों के लिए आप कर सकते हैं, बट यहाँ पे एक मान के आपको मैं समझाऊंगी, समझ आइए। एक हमने लिया सिलिंड्रिकल वाला, ठीक है, सिलिंड्रिकल वाला। ठीक है, तो उस टाइम हम कैसे करते थे, उस टाइम किसी पॉइंट पे देखिए पहुंचने के लिए हम क्या क्या करते थे, उस टाइम हम क्या करते थे, हम ऐसे करते थे, ये क्या होता था, देखिए सिलिंड्रिकल में ऐसा नहीं करते, सिलिंड्रिकल में हम लोग कैसे बनाते थे, हम लोग ऐसे बनाते थे कि एक हम क्या करते थे, जे पे लंब डालते थे। ठीक है, जे पे ये क्या है 90 डिग्री, क्योंकि आपके और ये चीज़ निकला हुआ है। ठीक है, ये चीज़ जो है वो निकला हुआ है, तो इस पे क्या, ये जो जे होता था, ये जे है। ठीक है, जे इसमें क्या करते थे, निकल वाले में ऊपर जेड लिखते हैं सब में। ठीक है, ये एक्स है और ये वाई है, सॉरी ये एक्स होता था और ये क्या होता था, वाई होता था। तो देखिए जेड जो है, जेड पे क्या करते थे, एक परपेंडिकुलर डालते थे जिसे हम यस लिखते थे, अपने अपने जो हमने सिलिंड्रिकल पढ़ा था उसमें एस लिखा था। और फिर क्या करते थे, इससे इस पर क्या करते थे, प्रक्षेप डालते थे, यानी कि हम लोग प्रोजेक्शन डालते थे, और फिर प्रोजेक्शन को हम लोग इससे मिला देते थे। हम लोग ने सब पढ़ा हुआ है हमने। ठीक है, और ये क्या होता था, ये हो जाता था
जो भी होती है ये दूरी और ये दूरी बराबर हो जाएगी, यानी ये भी यस हो जाता था, ठीक है, ये यस हो जाता था। और ये क्या होता था, यही होता था आपका फाई, ठीक है, और ये हो जाता था जेड और ये हो जाता था एस, ठीक है। और इसका कोऑर्डिनेट क्या होता था, कोऑर्डिनेट होता था इसका, कोऑर्डिनेट इसका होता था यस फाई एंड जेड, ठीक है। जैसे इसका कोई पॉइंट पे खोजने के लिए हम लोग 3D में क्या करते हैं, एक्स वाई एंड जेड, इसको कैसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं एक्स डिस्टेंस यहाँ पे हम देखिए इसमें क्या हो, हाँ ठीक है, एक्स डिस्टेंस चलते थे, फिर वाई डिस्टेंस चलते थे, फिर जेड डिस्टेंस चलते थे, ठीक है। ऐसे चलेंगे हम किसी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, 3D में ऐसे करते थे। और वैसे ही अब सिलिंड्रिकल में आएंगे, यानी कि जैसे उसमें पोलर में गए थे वैसे सिलिंड्रिकल में आए, हम स्फेरिकल में भी आ सकते हैं, बट यहाँ पे हमको एक लेके चलना है, हम सिलिंड्रिकल लेके चलेंगे, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते थे, ऐसे कुछ ना कुछ आपको फिगर बना के हम ऐसे कुछ ना कुछ फिगर बनाते थे। अब सेम चीज जो हमने यहाँ पे आपको यहाँ पे जो लिखा है वो क्या मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए मैं एक चीज, हाँ ये वाला देखिए, ये वाला जो मैंने 2D में लिखा था कि अगर हम कार्टेशियन से पोलर में चेंज करते हैं तो हम लिख सकते हैं कि उसका फंक्शन एफ फंक्शन ऐसे मैंने लिखा है, जो कि आपको मैंने समझाया है। और वाई फंक्शन ये कैसे मैंने लिखा, तो सेम इसमें भी तो लिख सकते हैं हम लोग ना। अगर मान लेते हैं इसे हम ऐसे तो लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू कोई फंक्शन मान लीजिए फाई 1 है, जैसे हमने यहाँ पे f माना और r थीटा माना, तो यहाँ पे क्या मिलेंगे s फाई और z मानेंगे कि नहीं मानेंगे, सेम यही चीज करेंगे। उसमें 2D था तो इसमें 3D था, यही चीज आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे 2D में आपको समझाया। तो x इज इक्वल टू लिख सकते हैं फाई 1 लिख सकते हैं, जैसे f लिखा है वैसे मान लीजिए फाई 1 मान लेते हैं, ठीक है कोई। और फिर क्या अंदर लिख देंगे, हम लिख देंगे एस फाई और जेड। इस बात से आपको सहमत होना चाहिए क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से समझाया है इसको, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं कोई फंक्शन जो एस फाई और जेड का होगा, यानी हमें जब कार्टेशियन निकालना होगा, कार्टेशियन का एक्स निकालना होगा, तो जो फॉर्मूला आएगा वो एस फाई और जेड में होगा। जैसे हमें एक्स निकालना रहता था 2D में कार्टेशियन में, तो जो फॉर्मूला आता था वो आर एंड थीटा में आता था। कैसे आर थीटा में, आर साइन थीटा, आर कॉस थीटा, जब एक्स वाई निकालते थे। तो इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि 3D में जब जाएंगे और 3D में मुझे कार्टेशियन से जब हमें चेंज करना रहेगा इस स्फेरिक सॉरी यहाँ सिलिंड्रिकल नहीं है, सिलिंड्रिकल में, तो हम लोग x इज इक्वल टू फाई एस फाई जेड लिख सकते हैं, ठीक है। ये इस बात से आप सहमत है, ठीक है। पर यहाँ पे हमने क्या कहा, हमने यहाँ पे कहा कि सिलिंड्रिकल भी हो सकता है, ठीक है, और हमने कहा कि यहाँ पे स्फेरिकल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, क्योंकि दोनों हमने पढ़ाई कि 3D के लिए होता है, ठीक है। कार्टेशियन तो एक अपना अलग है, पर 3D के लिए हमने सिलिंड्रिकल भी पढ़ा और स्फेरिकल भी पढ़ा, पर यहाँ पे सिर्फ हम सिलिंड्रिकल ले रहे हैं समझाने के लिए, पर दोनों हो सकता है। तो इसे दोनों हो सकता है, इस वजह से साफ आप ऐसे लिखिए कि दोनों को हमें लिखना है, तो सिर्फ एस फाई जेड तो लिखेंगे नहीं, स्फेरिकल वाला छूट जाएगा, इसलिए हम लोग फाई 1 लिख लेते हैं और इसको मान लेते हैं मानते हैं हम यू वी एंड डब्ल्यू, जो कि स्फेरिकल के लिए भी हो जाएगा, सिलिंड्रिकल के लिए भी हो जाएगा। और जब y निकालेंगे तो y भी हम लिख सकते हैं, और उसका फंक्शन क्या है, मान लीजिए फाई 2 मान लेते हैं, तो फिर हो जाएगा u v एंड w। और z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई 3 और u v w। मैंने कैसे किया ये आपको समझ में अब आ जाना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ कैसे हुआ, ठीक है, ये चीज़ कैसे हुआ, ये चीज़ ऐसे हुआ, ठीक है। जब ये आपको मैंने समझाया वैसे हुआ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम तो देखिए चलिए एक चीज मैं आपको यहाँ थोड़ा बहुत बता देती हूँ टॉपिक से रिलेटेड, जो हमें टॉपिक पढ़ना। तो कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल, और क्या होता है कार्टेशियन, यानी कि जो भी 3D में होता है सबको हम लोग कहते हैं कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स। जो भी 3D में होता है यानी कार्टेशियन या तो स्फेरिकल या तो सिलिंड्रिकल, जो भी तीनों को हम लोग कोऑर्डिनेट कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट कहते हैं। बट कुछ उसमें कंडीशन होना चाहिए। क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन ये होना चाहिए कि ये चीज़ सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो जो हमने बताया आपको कि सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। कार्टेशियन से आप स्फेरिकल में चेंज करिए या फिर सिलिंड्रिकल में चेंज करिए, ऐसे आपका जो फॉर्मूला आएगा वो इसमें आएगा, यू वी डब्ल्यू में आएगा, ठीक है, जो जैसे इसमें होगा। और क्या क्या होना चाहिए कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स बनने के लिए, किसी भी 3D वाले को कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए,
ये होना चाहिए, ठीक है। और ये भी होना चाहिए कि उसका कर्व मिलना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने एक को कांस्टेंट लिया आर को, तो उस टाइम 2D वाले में थीटा कर्व मिलता था, तो वैसे ही सेम यहाँ पर भी हमने, अगर हम एक को क्या करते हैं, दो को कांस्टेंट करते हैं, तो हमें कर्व मिलना चाहिए, ठीक है। फिर हम इन दो को भी, इन दो को और कांस्टेंट करते हैं तो हमें डब्लू कर्व मिलना चाहिए, और इन दोनों को अगर हम कांस्टेंट करते हैं, इन दोनों को, तो हमें ये कर्व मिलना चाहिए, यू कर्व मिलना चाहिए। और अगर हम क्या करते हैं, किसको किसको अब बचा है, अब क्या बचा है, ये दोनों बचा है ना, ये दोनों तो हमने कर ही लिया, ये दोनों कर ही लिया, अब कौन, हाँ ये दोनों। अगर इन दोनों को कांस्टेंट करते हैं तो ये वाला कर्व मिलना चाहिए। जैसे 2D में हमने अगर r को कांस्टेंट किया तो थीटा कर्व मिला, और थीटा को कांस्टेंट किया तो r कर्व मिला। तो वैसे ही अगर हम इन दोनों में से दो को कांस्टेंट करते हैं तो जो बचा वाला होगा वो हमें कर्व मिलेगा, ठीक है। और अगर दो को फिर करते हैं तो जो बचता है उसमें से कर्व मिलेगा, ठीक है। यही यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहती हूँ, ठीक है। चलिए एक बार देख भी लेते हैं कैसे कर्व मिलेगा, बस बोलने से तो होगा नहीं, एक बार देख भी लेते हैं। जैसे हमने 2D वाले में देखा कि r को कांस्टेंट किया तो थीटा कर्व मिला, थीटा को कांस्टेंट किया तो r कर्व मिला, वैसे हम 3D में भी देख लेते हैं कैसे कर्व मिलेगा। क्योंकि कर्वे लीनियर कोऑर्डिनेट्स होने के लिए एक तो कर्व मिलना चाहिए, ठीक, कर्व मिलना चाहिए। और ये ऐसे जो फंक्शन हमने लिखा है वैसे आप लिख भी सकते हैं, यानी कि ये भी अप्लाई होना चाहिए। और एक और चीज़ होना चाहिए जो कि हमने इसमें लिखा कि जो यू वी डब्ल्यू है, और वो क्या होना चाहिए, डिफरेंशियस होना चाहिए, यानी कि उसका डिफरेंशिएशन हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए उसका डिफरेंशिएशन ही नहीं हो पाए। मतलब डिफरेंशिएशन कैसे नहीं हो पाता है, मान लीजिए कि कोई चीज़ सॉल्व करने के बाद 1/x आ गया, ठीक है, और उसको हमें इंटीग्रेट करना है, मान लीजिए जीरो से लेके मान लीजिए 2 तक हमें डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। यानी या फिर हमें डिफ्रेंशिएट करना है -1 से लेके +1 तक हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो -1 से +1 जाने में एक बार जीरो भी तो आता है, तो अगर हम x की जगह जीरो रखते हैं 1/0, ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। यानी यहाँ डिफ्रेंशिएशन यहाँ पॉसिबल नहीं है 1/x का, अगर लिमिट वैसा आ जाएगा तो वैसे ये सब है कि सब नहीं होना चाहिए, सिंपल सा होना चाहिए। यू वी डब्ल्यू का डिफ्रेंशिएशन भी आसानी से होना चाहिए, यू वी डब्ल्यू ये भी चीज़ फॉलो करना चाहिए और ये भी चीज़ फॉलो करना चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो जो कोऑर्डिनेट होगा वो हमारा क्या होगा, कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स होगा। ये चीज़ आपको अब समझ में आ गया होगा। हमने सब कुछ तो समझ लिया, ये भी समझ लिया, ये भी समझ लिया। अब देखते हैं कि जैसे उसमें हमने आर कांस्टेंट किया तो थीटा कर्व मिला, और थीटा कांस्टेंट किया तो आर कर्व मिला। तो इसमें देखिए कैसे कर्व मिलेगा। चलो थोड़ा कर्व बना के देख भी लेते हैं, ठीक है, कि कैसे कर्व मिलेगा। और कर्व मिल जाएगा तो हम कह देंगे कि क्या होगा। अगर चलिए हम सिलिंड्रिकल में देखते हैं, ठीक है। सिलिंड्रिकल में देखते हैं कि अगर दो को कांस्टेंट करते हैं तो एक कर्व मिलता है क्या, और मिलना चाहिए। अगर मिलेगा तो हम कह दें कि वो क्या है, वो कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स है। और सिलिंड्रिकल, स्फेरिकल और कार्टेशियन तीनों कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, यानी तीनों में कर्व मिलते हैं अगर दो को कांस्टेंट कर लेंगे तो। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं ये कर रही हूँ फिगर हम क्या करते हैं सिलिंड्रिकल में हम लोग देखेंगे, सिलिंड्रिकल वाले में देखेंगे हम लोग। तो सिलिंड्रिकल वाले फिगर कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, थोड़ा सा यहाँ बना लेते हैं, यहाँ बना लेते, ठीक है, ठीक है। ये जेड होता था, ये वाई होता था, और ये एक्स होता था। और कैसे बनाते थे, ऐसे बनाते थे कि इस पर एक लम्ब डालते थे, ये 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री इसलिए कि ये चीज़ जो है वो आपकी ओर निकला हुआ है, ठीक है, देखो मैं दिख रहा है, ठीक है, आगे निकला हुआ है। और ये अगर इस पर हम क्या करते थे, लम्ब डालते थे। ये हमें समझाने की जरूरत नहीं, बहुत बार समझा जा चुका है। और ठीक है, ये क्या है, ये क्या होता था, ये एस होता था। और मान लीजिए ये भी, अब ये एस है तो ये भी एस हो जाएगा। और ये क्या होता था, फाई होता था। और इसका कोऑर्डिनेट क्या होता था, कोऑर्डिनेट होता था एस, फाई एंड जेड, ठीक है। यानी ये दूरी जेड हो जाती थी, ठीक है। यही तीनों क्या होता था, कोऑर्डिनेट होता था सिलिंड्रिकल को दर्शाने के लिए, ठीक है। जैसे कार्टेशियन में 3D को दर्शाने के लिए एक्स वाई जेड होता है, वैसे ही सिलिंड्रिकल में एस फाई एंड जेड होता है, ठीक है। अब इसमें चलिए देखते हैं हम क्या करते हैं। पहले हम लोग करेंगे एस और फाई को कांस्टेंट, ठीक है। एस और फाई को कांस्टेंट करें, सेम ऐसे जैसे आर को कांस्टेंट किया तो जो बचा वो कर्व मिलना चाहिए। तो वैसे 3D वाले में एस और फाई को कांस्टेंट किया तो हमें जेड कर्व मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, हमें जेड कर्व मिलना चाहिए। तो इसको क्या करते हैं, एक बार हम लोग ड्रॉ करके भी देखते हैं, क्या करते हैं, बना के भी देखते हैं, ठीक है। ये फिगर, इसी फिगर में हम बना के अलग से देखेंगे, फिर उस फिगर को मिटा देंगे, ठीक है।
ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा और ये z हो जाएगा, ये s हो जाएगा, ठीक है। और ये इस पर मान लीजिए हमने डाला, थोड़ा फिगर खराब है फिर भी आप समझिए, ठीक है। ये s है, ये s है, ये क्या है, फाई है, ठीक है। हमने क्या कहा, हमने कहा ये z है, ठीक है। हमने कहा कि आपको क्या कांस्टेंट रखना है, s और फाई। कांस्टेंट मतलब उसको एक फिक्स वैल्यू दे दीजिए कि अब इससे बढ़ाना घटाना नहीं। मान लीजिए कि जो s की दूरी है वो मान लीजिए कि आप 5 है, ठीक है, 5, इससे बढ़ाना घटाना नहीं। और थीटा की वैल्यू मान लीजिए 30 डिग्री है, ठीक है। अब 30 डिग्री से आपको ना बढ़ाना है ना घटाना है, यानी थीटा तो अब क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया है। और ये दूरी s भी कांस्टेंट हो गई है। और हमें सिलिंड्रिकल में क्या क्या होता है, s, फाई और z, यानी कि हमें अब सिर्फ एक z ही बचा है जिसको हम बढ़ा घटा सकते हैं, क्योंकि हमने इसको कांस्टेंट कर लिया। तो अब दिमाग सोचिए कि देखिए ये क्या है, कांस्टेंट है, अब ये 5 है, इससे तो बड़ा ये होगा नहीं। अब यहीं पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 हो जाएगा। 5 इधर भी बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, क्योंकि 5 भी कांस्टेंट, यानी कि इस x से जो ये s लगा हुआ है, x से जो s लगा हुआ है उसके बीच जो 5 है वो भी कांस्टेंट है, यानी कि वो भी फिक्स कर दिया गया। यानी ये दोनों ये थीटा और ये फिक्स हो चुका है। पर z क्या है, z देखिए जो ऊपर की ओर हमारा साइड, z आपके साइड, ये जो z है ऊपर, ये आपके साइड निकला हुआ है, ठीक। यानी कि z क्या है, ऐसे निकला हुआ है, ठीक है। ऐसे देखिए ये x है और ये s है, बीच में थीटा है, और इधर से जो z है वो z क्या है, निकला हुआ है, ठीक है। ऐसे z निकला हुआ है। देखिए हम यहाँ पे सिर्फ z को चेंज कर सकते हैं। तो ये दूरी मान लीजिए, ये दूरी भी ये क्या होती है, z ही होती है। तो देखिए ये जो z है, मान लीजिए यहाँ पे ये z ऐसे खड़ा रहेगा। आप मत सोचिए z ऐसे खड़ा है, z ऐसे खड़ा है, ठीक है, z ऐसे खड़ा है, ठीक है। तो ये दूरी तो हम लोग घटा बढ़ा नहीं सकते एंगल को। ये दूरी जो 5 है वो घटा बढ़ा नहीं सकते। तो किसको बढ़ा सकते हैं, इसको z ऐसे करके। और देखिए z को हम लोग ऐसे बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, ऐसे। z को मन करेगा तो हम z को इतना बड़ा कर लेंगे, ठीक है। z को मन करेगा तो हम क्या करेंगे, z को इतना छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी z बढ़ा घटा सकते हैं। और इन दोनों को फिक्स करें, तो इन दोनों को फिक्स करें तो किसको बढ़ा रहा है, बस क्या हो रहा है, एक जेड क्या हो रहा है, बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि जेड है बढ़ाने की। और जेड अंदर की साइड भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। यानी कि एक हमें कह सकते हैं कि इन दोनों को फिक्स करने पे बस एक लंबा लाइन हमें मिल रहा है, ऐसे जेड एक लंबा हमें लाइन मिल रहा है बस, ठीक है, जेड। यानी कह सकते हैं कि हमें एक प्रकार का जेड बस स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। यानी जेड एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों हम लोग सबको क्या करें, अगर फिक्स कर दे रहे हैं एस और फाई को, तो हमें जेड एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। स्ट्रेट लाइन को एज ए कर्व भी लिख सकते हैं, यानी कि हमें जेड कर्व मिल रहा है। सेम कंडीशन जैसे हमने आर को कांस्टेंट किया था तो थीटा कर्व मिला था, और थीटा को कांस्टेंट किया तो आर कर्व मिला था। वैसे हम एस फाई को अगर सिलिंड्रिकल में देख रहे हैं पहले, तो S5 को हम लोग कांस्टेंट करें तो Z कर्व मिलेगा, ठीक है। एक बार हम क्या करते हैं एक बार हम लोग दूसरे चीज को कांस्टेंट कर लेते हैं, यानी कि एक बार हम चलिए S और Z को कांस्टेंट कर लेते हैं, फाई हम घुमा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखेंगे, अब हमने क्या कहा कि हमने Z और S को कांस्टेंट किया, यानी कि जो Z है, ये लंबाई है जो मार्कर के सिर्फ इतना ही लंबा आपका होना चाहिए। Z इस तरीके से खड़ा है, ठीक है, Z और क्या है, S दूरी, यानी कि अब ये दूरी भी इससे क्या होना चाहिए, आगे नहीं दूरी होनी चाहिए, s यहीं तक रहेगा। यानी s भी हमने कांस्टेंट कर लिया। ये दूरी क्या है, s है, ये दूरी क्या है, s है, यानी s भी कांस्टेंट है, ठीक है, और z भी कांस्टेंट है। s भी कांस्टेंट है, ये दूरी भी कांस्टेंट है, और s ये भी कांस्टेंट है। तो क्या बढ़ा घटा सकते हैं, z देखिए z की दूरी हम क्या कर सकते हैं, z को हम z हमारा कांस्टेंट है, यानी ये लंबाई तो बढ़ेगी घटेगी नहीं, पर ये लंबाई बढ़ी घटेगी नहीं, पर इधर उधर घूम तो सकती है लंबाई। थीटा को अगर बढ़ाएंगे इधर तो जेड क्या, देखिए थीटा को अगर हम बड़ा कर दे रहे हैं तो जो हमारा एस है, जो ये है वो एस क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि थीटा को बढ़ाने घटाने का तो हमें है ही कि यहाँ पे थीटा यानी कि फाई जो घटा बढ़ा सकते हैं, पर जेड की दूरी, जेड की जो मार्कर है इससे लंबा नहीं हो चाहिए। अब जेड इधर चला आया, और जो ये क्या बोलते हैं और क्या है, और क्या कांस्टेंट है, एस तो कांस्टेंट है और जेड भी कांस्टेंट है। एस यानी कि जो अब यहाँ से ओरिजिन से हमेशा जो जेड की दूरी है वो क्या है, कांस्टेंट है, वही तो एस है। यानी हम फाई को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, पर हम एस और जेड को घटा बढ़ा नहीं सकते, उसको हमको कांस्टेंट किया तो हमें क्या एक टाइप का सर्कल मिलेगा, ठीक है। कैसे सर्कल मिलेगा, देखिए मैं यहाँ पे फिगर में समझ में नहीं आ रहा, पर देखिए ऐसे फिर से मैं एक बार को समझाऊँ कैसे मिलेगा। देखिए ये क्या है,
देखिए यहाँ पे समझ में नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा वो हो गया था, ठीक है। ये जेड है, ठीक है, और ये क्या है, ये होता था फाई, और ये क्या है, एस होता था। फिलहाल मैं इतना ही फिगर को बनाऊंगी, और हमने क्या कहा कि एस को कांस्टेंट करना है, यानी कि इसको 5 समझिए कि 5 सेंटीमीटर में रखना है। इस 5 सेंटीमीटर इतना ही है मान लीजिए, तो इसको हमें लंबाई को घटाना बढ़ानी, और जो जेड है हमने जो मार्क कर लिया वो भी इतना ही, यानी कि इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। पर थीटा तो बढ़ा सकते, तो थीटा को यहाँ बढ़ा लेते, थोड़ा सा बढ़ा लेते, और इसको फिर क्या करते, 5 सेंटीमीटर, ये जो एस है इधर 5 सेंटीमीटर ही रहेगा क्योंकि उसको कांस्टेंट किया हुआ, और जेड भी इतना ही रहेगा, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम एस को इधर कर लेते हैं क्योंकि फिर थीटा हमें बढ़ाना है, तो फिर हमें एस इधर मिल जाता है, यानी सारे पॉइंट ऐसे फिर मिलाएंगे तो एक प्रकार का हमें क्या मिलेगा, सर्कल मिलेगा। और वो सर्कल को भी हम कर्व लिख सकते हैं, क्लोज कर्व तो लिख ही सकते हैं, पर किस प्रकार का सर्कल रहेगा, एक प्रकार का फाई सर्कल रहेगा, यानी फाई कर्व कह सकते हैं, क्या फाई कर्व, ठीक है। ये चीज़ आप समझ जाइए। हमने क्या बताया, जैसे इसमें क्या था कि आर को कांस्टेंट लिया, थीटा कर्व मिला, वैसे हमें 2 को कांस्टेंट में कर रहे हैं तो जो तीसरा बचा कोऑर्डिनेट्स वही कर्व मिल जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ है, यही चीज़ देखिए, ये चीज़ होना चाहिए। और ये चीज़ जो मैंने आपको बताया अभी यू वी डब्ल्यू करके, वो चीज़ होना चाहिए किसी 3D में यू वी डब्ल्यू वाला जो हमने बताया वो होना चाहिए यू वी डब्ल्यू, और दो को कांस्टेंट करने पे एक कर्व भी मिलना चाहिए, ये चीज़ होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, और कांस्टेंट और डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। ये सब अगर हो तो वो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट किसको कहते हैं, अब तो चलिए देखिए, हमने अभी आपको कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स का क्या बताया, कंडीशन बताया। क्या कंडीशन बताया कि यू वी डब्ल्यू जो एक्स करके था वो होना चाहिए, यानी कि ये होना चाहिए एक्स इज इक्वल टू, जो मैंने आपको बताया क्या है कि x इज इक्वल टू होना चाहिए, यानी x निकालने के लिए आपको मैंने कहा कोई फंक्शन u v w वो वाला होना चाहिए, ठीक है। वो एक होना चाहिए कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स। पहले आप ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स को मत देखिए, जो मैंने यहाँ पे लिखा उसको मत देखिए। कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स के बारे में हमने बताया कि ये कंडीशन होना चाहिए, और बताया कि 2 को कांस्टेंट करके एक को वेरिएबल करके कर्व भी होना चाहिए, तो वो भी मैंने करके दिखाया कि कर्व आ रहा था। और क्या बताया, और तीसरा बताया कि डिफरेंशिएबल और वेरिएबल डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो यू वी डब्ल्यू डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और ऐसे भी लिखा जाना चाहिए, और कर्व भी होना चाहिए, तो हम उसे क्या कहते हैं, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। पर ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स का क्या होता है कि थोड़ा सा वो और अलग होता है। पहले कर्वीलिनियर का तो ये सब तो होना ही चाहिए। ऑर्थोगोनल मतलब होता है कि जो वो कर्व मिला है, जो मैंने कर्व 3 निकाल के दिखाया आपको, कौन कौन कर्व, फाई, जैसे मैंने सिलिकॉन में फाई जेड एंड एस कर्व निकाला था, ठीक है। तो वो जो क्या होना चाहिए, कर्व एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, तब वो ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स होगा। यानी ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स का एक और आपको चीज़ याद रखना पड़ेगा कि वो तीनों क्या होना चाहिए, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। पर ऐसे जैसे सिनिकल और जो जैसे मैंने आपको अभी इस सिनिकल का निकाला स्फेरिकल का, वो ज़रूरी नहीं कि एक दूसरे पे जो कर्व आएगा वो परपेंडिकुलर होगा। पर ऑर्थोगोनल में एक कंडीशन होनी चाहिए कि जो परपेंडिकुलर होगा वही ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स होगा। इसलिए अगर एक्स वाई जेड, ये भी तो एक 3D, अगर इसमें देखते हैं जो एक्स वाई जेड होगा वो क्या होता है, वो तो पूरे कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स के नियम को तो फॉलो करता भी है, और क्या होता है उसका जो कर्व निकलता है वो क्या होता है, वो ऑर्थोगोनल भी होता है, यानी कि वो परपेंडिकुलर भी होता है। तो उसे हम कह सकते हैं जो कार्टेशियन वाला होता है वो ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स होता है। पर सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल में कोई भी नेसेसरी नहीं है कि जो कर्व आएगा वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो किसी को भी परपेंडिकुलर प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो कर्व है वो आपस में क्या होना चाहिए, 90 डिग्री पे होना चाहिए, ठीक है। तभी हम कहेंगे कि क्या होगा, वो ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स होगा। तो एक्स वाई जेड में देखेंगे तो जो एक्स आएगा, वाई आएगा, जेड आएगा, वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है। पर किसी भी कर्व को हमें परपेंडिकुलर दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे लाना पड़ता है। 90 डिग्री कैसे लाएगा कोई कर्व, तो कर्व पे हम टेंजेंट खींचते हैं, और टेंजेंट अगर 90 डिग्री पे होता है तो कहते हैं कि वो कर्व क्या है, 90 डिग्री हो गया। और जब वो कर्व 90 डिग्री होगा तो हम कह देंगे कि वो ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टेंजेंट को 90 डिग्री लेके आएंगे। तो जैसे हमने जो जो लिखा है, अब कंडीशन ऑर्थोगोनल का क्या क्या होगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले तो ये चीज़ होना चाहिए जो मैंने आपको बताया है, अच्छी तरीके से कई बार बताया, ये चीज़ होना चाहिए, ठीक है। तो एक्स जेड के लिए कोई फंक्शन यू वी डब्ल्यू होगा, ठीक है। और आर को एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप कर सकते हैं। आर को एक्स की जगह हमने इसको लिख दिया, वाई की जगह ये लिख दिया, जेड की जगह ये लिख दिया, यानी हमें आर ये मिल गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे किसी भी
जैसे यू वी डब्ल्यू है, ये क्या है, जो सिलिंड्रिकल है और जो स्फेरिकल है उन्हीं दोनों का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो इन कोऑर्डिनेट पे हमने क्या कहा कि 2 को कांस्टेंट कर लेंगे तो जो बचता है उसी का कर्व हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर इसको हम कर्व, अगर कांस्टेंट को हम अगर 0 से दिखाते हैं तो अगर ये दोनों को हम कांस्टेंट कर लेंगे तो इसका कर्व मिलेगा, फिर अगर हम इन दोनों को 0 कर लेते हैं तो इसका कर्व मिलेगा, और फिर हम क्या करते हैं, अगर इन दोनों को 0 कर लेते हैं तो इसका कर्व मिलेगा। तो यहाँ पे मैं बस एक का कर्व दिखाई हूँ, यू का कर्व दिखाई हूँ। जब क्या होगा, जब आपका ये v है, ठीक है, v क्या होगा, v क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और w कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका कर्व मिल जाएगा। और इसका कर्व मिल गया, वैसे हम तीनों का कर्व निकाल लेंगे। किसका किसका कर्व निकालेंगे, फिर u और w का भी कर्व निकालेंगे, जैसे u का कर्व निकालें। फिर u के लिए हमने क्या निकालना, टेंजेंट यानी कि स्पर्शज्या हमने निकाल लिया। स्पर्शज्या क्या होता है, ये होता है, पहले हम क्या करें, कर्ली लिख लेते हैं, इसको डेल कहते हैं। ऊपर r जो हमने r निकाला है वो लिखेंगे, और नीचे क्या लिखेंगे, जिसका भी कर्व है, यानी कि अगर u का यहाँ पे हमने लिया एक एग्जाम्पल के लिए तो u लिख लेंगे, यही टेंजेंट हो जाता है। तीनों का हम टेंजेंट निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, यानी कि u कर्व के लिए ये आएगा, और v कर्व के लिए ये आ जाएगा, और w कर्व के लिए ये आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करना है, परपेंडिकुलर हो जाते हैं टेंजेंट, तो हम कहेंगे वो ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स हैं। तो इसको परपेंडिकुलर करने के लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, अगर ये u है और ये v है और ये w है, तो हम क्या करेंगे, u और v का डॉट प्रोडक्ट हम निकालेंगे। अगर 0 आ जाता है तो कह देते हैं कि ये दोनों 90 डिग्री पे है। फिर हम क्या कर निकालेंगे, v और w का भी निकालेंगे, वो भी 0 आना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट, किसी भी चीज़ का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, इसका मतलब क्या होता है कि वो दोनों 90 डिग्री पे होते हैं। तो इसलिए हम दोनों का, तीनों टेंजेंट का क्या निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे दूसरे में। अगर 0 आ जाता है तो कह देंगे कि वो सब क्या कर्व क्या है, एक दूसरे पे 90 डिग्री पे है, यानी कि वो तीनों कोऑर्डिनेट्स क्या है, ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। तो यही होता है ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स। तो आई होप आपको समझ में अच्छे से आया होगा, और हमने आपको अच्छे से समझाया भी, और बहुत मज़ा भी आया होगा आपको, मुझे भी आया, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पे सिर्फ मैंने कॉन्सेप्ट को समझा दिया, कैसे कैसे क्या होता है, पर आपको एग्जाम में सिर्फ ऐसे तो नहीं लिखे हैं, कुछ तो आपको थ्योरी भी लिख के आना रहता है, कुछ ना कुछ लिख के तो आना रहता है, यानी कि आप लास्ट कर सकते हैं। नोट्स की मैं बात कर रही हूँ, तो वो नोट्स अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन हो जाइए। उसमें क्या है, मैं आपको नोट्स दिखाती हूँ, नोट्स मतलब वहाँ पर रहता है कि कैसे नोट्स बनाया जाता है, ठीक है। तो अगर आपको नोट्स देखना है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए हमारे, आप नोट्स भी देख सकते हो, और बेशक उससे आपके जो नंबर है औरों से बेहतर आएंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय।